बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए ख़ास तौर पे जो कि मेरे पेट्रन्स हैं उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस जहाद में बहुत मदद की। ताजी आज के हमारे मेहमान none other than the great वकास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। वकास बहुत बड़ी देर देर हो गई और बहुत चाहत थी कि जल्दी जल्दी आए और इंशाअल्लाह ताला हम ये सीरीज को जरा और रेगुलर करेंगे। वकास, तीन चार बातें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, मशरक़ वस्ता के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। उन पर आपकी मैंने राय लेनी है। अ, सबसे पहले शुरू करते हैं ये जो अमेरिका के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर जो पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ वगैरह गए, इनके साथ जो आवभगत हुई, तस्वीरें खींची गई, बहुत पब्लिसिटी मिली और वो अपना मिनरल्स है या वो हीरे जवाहरात दिखा रहा है, जैसे कोई ज्वेलर होता है किसी की शादी के से पहले जाके दिखाता है किसी के ससुर को कि ये हम दे रहे हैं तुम्हारी बेटी को। वो है एक खातून है जिसकी इतनी मिट्टी पलीत की गई है कि मेरा ख्याल है वो बहुत ही कोई बेगैरत होगी अगर वो कायम रहे। लेकिन उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है जो कि आसिम मुनीर के साथ मिला हुआ है, नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ 2017 के करीब-करीब से, और ये अंदर की इनकी भेदी है जिसका नाम शायद शमा जुनेजो है। ये 2 बातों पर मैं पहले आपकी राय लेता हूँ, उसके बाद जो ट्रंप का व्यू है पाकिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ और मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट की तरफ, वो क्या है और उसके मुहर्रिकात क्या हैं? और आया चाइना और रशिया जो भी ये ट्रंप कर रहा है उसको इजाजत देगा? सो दिस इज रियली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। पीटीआई के जलसे की भी बात कर सकते हैं कि कामयाब जलसा हुआ और उसके ऊपर भी थोड़ा जिक्र हो सकता है। पहले यूएन के अंदर जो फियास्को हुआ है और जो बहुत आवभगत हुई है आसिम की और शहबाज शरीफ की। जी सर, यूएन के अंदर शहबाज शरीफ की आप स्पीच देखें, वो तो डिज़ास्टर थी और वो मैडम शमा जुनेजो कह रही हैं कि उन्होंने लिखी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ज़ायनिस्ट जो नेतन्याहू से मिलना चाहता है और नेतन्याहू को बहुत बड़ी चीज़ मानता है, उसने स्पीच लिखी है, तो क्या ही हो सकती है। शहबाज शरीफ किसी से भी स्पीच लिखवा ले, कुछ होगा नहीं उसमें, क्योंकि यानी दिल से जो चीज़ ना आए, आप कुछ भी बोलते रहो। पाकिस्तानी अवाम तो बेवकूफ़ बन जाती है ऊँचा-ऊँचा बोलने से। लेकिन उसने ब्लंडर मारे। लेकिन वैसे मिशन इनका सक्सेसफुल रहा है, इतना मैं बोलूँगा, क्योंकि ये आए हैं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, और दोनों मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पहली दफ़ा हुआ है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों गए। अब देखिए, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है कितना मासूम है, उसको हमेशा कोई chaperone चाहिए होता है, यानी कोई बड़ा चले साथ, तो यानी उल्टी-सीधी हरकत ना कर दे, डायपर गीली ना कर दे, तो कोई ना कोई चेंज करने वाला हो। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं गया प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, आसिम मुनीर साहब साथ गए हैं, उन्होंने ख्याल रखा है। लेकिन बड़ा ब्रिलियंट मूव है वैसे ये जो जेमस्टोन्स का इन्होंने वो दिया है, ये हीरे जवाहरात, ये देख के मुझे वो याद आ गया। पुराने ज़माने में नहीं होता था, बादशाह के दरबार में आप जाएँगे तो हीरे जवाहरात लेकर आएँगे। अगर कोई उर्दन से, शाम से ताजिर आया है शहंशाह के सामने, तो शहंशाह के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा, वरना तो वो शामी ताजिर जो है वो पकड़ा जाएगा। तो वो शाम से ताजिर आएगा, वो दिखाएगा कि ये देखें, मैं आपके लिए हीरे जवाहरात लाया हूँ, तो बादशाह खुश होगा, कहेगा ठीक है, अब तिजारत कमाल, कर लो अब तुम। तो कमाल। ये असल में वाक़ई में ये हो रहा है। अच्छा शह वक़ास, इधर ये मैं वीडियो एक ख़ास ऐसी चलाई है कि इस आदमी की किसी ने इंटरस्पर्स की है वीडियो अंदर, जो हुँ। इसने कहा है कि हम इस्लाम के मुजाहिद हैं और यहाँ फिर ये कर रहा है जो शाम का ताजिर जिस तरह आपने कहा। ज़रा मैं सुनाना चाहता हूँ ये। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ये है अल्लाह का कानून और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो।
कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। ठीक है, ये जी अल्लाह का सिपाही जी वकास। काफी सैड बात है कि आप इस्लाम को इस तरह से यूज कर लें। देखिए आप सिपाही हैं तो फिर सिपाही हैं, फिर आपको नहीं हीरे जवाहरात देने पड़ते डोनाल्ड ट्रंप को, जो अभी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के अंदर शामिल है। ख़ैर, लेकिन अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। बहुत ब्रिलियंट मूव थी। ट्रंप खुश हुआ होगा, यकीनन खुश हुआ होगा ये देख के कि उसको हीरे जवाहरात मिले हैं। क्योंकि उसको पसंद है ना ये चीज़ें, उसको सोना, चांदी, कीमती चीज़ें पसंद हैं, तो इन्होंने जाके उसको खुश भी कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसको अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, ये रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, ये जेमस्टोन्स हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे रेयर जेमस्टोन्स होते हैं और वो दुनिया में बहुत मशहूर हैं, लेकिन उसको आप एट स्केल नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो जेमस्टोन मिलते हैं ना, वो आपको महीने में एक छोटा-सा कहीं मिल जाता है, बड़ी मुश्किलों से जो लोग ढूँढ के निकालते हैं, वो अपनी जान हथेली पे रख के निकालते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता हम फैक्ट्री लगा लें और ग्रैंड स्केल पे माइनिंग शुरू कर दें स्टोन्स की और उसकी वजह से पाकिस्तान अमीर हो जाए, ये ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो वकास सवाल ये है कि क्यों इतनी आवभगत हुई इस आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की थी, तस्वीरें क्यों दी गई, इनको प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, इस ऐसे क्यों फैलाया गया कि जी बड़े जबरदस्त मीटिंग हुई है, क्या वजह है, व्हाई इज ट्रम्प, इसने क्यों किया है ये? देखिए, इस तरह नहीं होता सर कि वो ट्रंप डिसाइड करेगा कि आवभगत होनी चाहिए ये मीटिंग में। ना ट्रंप डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट खुद नहीं डिसाइड करता कि मेरी किससे मीटिंग होगी। प्रेसिडेंट के सामने चीज़ें रखी जाती हैं और उसमें कुछ रोल होता है आपकी सीक्रेट सर्विसेज का, सीआईए का, पेंटागन का, इधर-उधर और फिर आपके स्टेट डिपार्टमेंट का। वो जो बताते हैं कि अच्छा आपकी नेक्स्ट मीटिंग इससे है, आपकी नेक्स्ट मीटिंग इससे है, वो मीटिंग वो सेट करते हैं। अब जिस तरह हम पिछले 3 साल से, एक ऐसी स्टोरी है जिस पे 3 साल की अपनी ज़िंदगी की मैंने गुज़ार दी हैं। 3 साल से हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टेट डिपार्टमेंट ने और जो बाइडेन का स्टेट डिपार्टमेंट था उस टाइम पे पेंटागन, दोनों एक पेज पे थे कि पाकिस्तान को यूक्रेन वॉर के लिए शामिल किया जाए और उसकी हेल्प की जाए। अब इमरान खान को उसी यूक्रेन की जंग की वजह से हटाया। अब देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मैं रिसेंटली सोच रहा था कि डोनाल्ड लू ने बोला था और आपको याद होगा उसने बोला था कि ऑल विल बी फॉरगिवन इफ यू डू दिस। अगर आपने ऑल इमरान विल खान बी को फॉरगिवन, सब कुछ माफ कर देंगे। हटा दिया जाएगा, ऑल विल बी फॉरगिवन। उस टाइम पे जब मैंने ये वर्ड्स पढ़े थे और जब ये साइफर वाली स्टोरी आई सब कुछ, तो मैंने पढ़ा ऑल विल बी फॉरगिवन। आप भी सोचते हैं ऑल विल बी फॉरगिवन का क्या मतलब है? यानी किसी ने कोई गलती की हो पुराने ज़माने में, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, ऑल विल बी फॉरगिवन सिर्फ़ पास्ट टेंस में नहीं है, ऑल विल बी फॉरगिवन फ्यूचर टेंस में भी अप्लाई होता है। कि आपने पुराना कुछ किया हो गलती या आइंदा से आपकी कोई गलती हो जाए, वो सब माफ़ कर दी जाएँगी अगर तुम ये काम कर दो। तो अगर आप इस डेफिनिशन में जाए ना, ऑल विल बी फॉरगिवन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है उसके साथ। अब उसी टाइम पे जिस टाइम पे इन्होंने बोला पाकिस्तानियों कि ऑल विल बी फॉरगिवन, तो उस टाइम पे पाकिस्तानियों ने, यानी जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बोला होगा कि अच्छा फॉरगिव तो कर दोगे ये, कि लेकिन ये जो इंडिया ले रहा है तेल रशिया से, इसका क्या? तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हम इंडिया को देख लेंगे। अब देखें, वो जो 3 साल पुरानी जो सारी चीज़ें हुई ना, वो उसी तरह ही अब अनफोल्ड हो रही हैं। इंडिया को इन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई तुम रूस से तेल लेना बंद कर दो। वो सीधे हाथों से घी नहीं निकला क्योंकि इंडिया बदतमीज़ी पे उतरा है। उन्होंने कहा हम तो बहुत बड़े हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये। फिर इंडिया के साथ इन्होंने जो की है वो पूरी दुनिया ने देखा है। इन्होंने बांग्लादेश को फारिग कराया इंडिया से, वहाँ से साइडलाइन किया। फिर इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए। फिर इंडिया की जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें इन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। डिप्लोमैटिकली इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इन्होंने क्योंकि देखें, पाकिस्तान तो अच्छा बच्चा था। पाकिस्तान ने जमहूरियत तबाह कर दी, सब कुछ कर दिया। पाकिस्तान का एक नेशनल हीरो जो कि 1960-70 से पाकिस्तान का नेशनल हीरो है, उसको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। पाकिस्तान के इंतखाबात खराब कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हुक्म उन्हें मानना है और वो प्योर बिलीव के साथ कि ये हमारे साथ अच्छा हो जाएगा। फिर इनको क्या मिला? बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो यूक्रेन के शेल्स की थी वो डील मिली। आईएमएफ के साथ ताल्लुकात बहाल हुए। इलेक्शन इन्होंने रिग किया, किसी ने नहीं बोला। कॉमनवेल्थ ने अपनी रिपोर्ट दबा ली, ईयू ने अपनी रिपोर्ट दबा ली। किसी ने, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोली। पाकिस्तान को ये मफादात मिल रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे
इंडिया के साथ बांग्लादेश वाला मसला हुआ है, जंग के दरमियान उनकी हेल्प नहीं की, फिर टैरिफ्स हटा दिए, और अब मोस्ट रिसेंटली H1B जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेमिटेंस है इंडिया का, H1B खत्म कर दिया। एक तरीके से वो $100,000 फीस लगा दी है, उससे इफेक्टिवली H1B खत्म हो जाता है। तो इंडिया के साथ एक से बढ़कर एक बुरी चीज होती रही। तो अब मैंने एक लतीफा इंटरनेट पे, ट्विटर पे पोस्ट किया था कि ये जो रूसी जो तेल है उस पर शायद कोई काला जादू हुआ होता कि जो भी वो रूसी तेल लेता है उसके साथ बुरी चीजें होने लग जाती हैं, उसके H1B वीजा भी बंद हो जाता है, और जो तेल नहीं लेता उसके साथ अच्छी चीजें होने लग जाती हैं, वो जंग भी जीत जाता है, वो उसको जो है ट्रंप दफ्तर में बुला के मिलते हैं। अब ट्रंप की मोदी के साथ, हालांकि आज से 3 साल पहले की बात है, ये हसैन हक्कानी और ये थिंक टैंकर्स माइकल कूगलमैन ये बोला करते थे कि पाकिस्तान तो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में है ही नहीं, इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रंप की मोदी से कोई पिछले 2-3 महीने हो गए कोई बात नहीं हुई, और उन्हीं 2-3 महीनों में 2 दफा यासिर मुनीर के साथ मिल चुके हैं, और अब ये इससे मिल रहा है। तो क्या वजह है? तो वजह क्या वजह है? यही है कि हम उनके साथ अलाइन हो, जो तो हम जियोपॉलिटिकल उनको क्या 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 फायदा दे सकते हैं हम उनको, वकास? हम उनको ये फायदा दे सकते हैं चाइना के देखिए, अमेरिका की जो नेक्स्ट सेंचुरी की आपको बॉटम लाइन समझनी है, अमेरिका की नेक्स्ट सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है चाइना, ठीक है? चाइना को इसी रोकना, चाइना को कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ठीक है? चाइना को इंसर्कल करना और कंटेन करना। इंसर्कल करते हैं आप किसी के गिर्द घेरा तंग करते हैं, घेरा बांधते हैं, ठीक है? घेरा उन्होंने एक साइड पे क्वाड बनाया था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान। तो वो क्वाड उन्होंने बनाया, और वो इसलिए बनाया ताकि चाइना को उस साइड पे, साउथ चाइना सी जो चाइना का ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे उसको इंसर्कल कर दिया जाए। लेकिन चाइना एक साइड से खाली है, वो कौन सी साइड है? पाकिस्तान वाली साइड। पाकिस्तान से वो पाइपलाइन लगा के वो तेल ले सकता है मिडिल ईस्ट से, वहां से एक रोड बना के या रेल नेटवर्क बना के, यानी पाकिस्तान के जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, जो रेलवे वाला जो दूसरा पैरेलल बननी है लाइन, उसके जरिए वो अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसीलिए आप इमेजिन करें, आप देखें, गौर करें इस पे, सीपेक के सारे प्रोजेक्ट हो गए, लेकिन वो रेलवे वाला प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ML1 वो नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं जो कि टैक्टिकल इंपॉर्टेंस के थे, या कोई पावर प्लांट लगना था जो शहबाज शरीफ ने घुसेड़े थे कि साहिवाल में कोल पावर प्लांट, लेकिन ये ट्रेन वाला नहीं होने दिया, जो इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट था, जो सबसे की बड़ा था, था। जो सबसे बड़ा था, वो नहीं हुआ, और ये होगा भी नहीं, ये नहीं होगा। ये मैं आपको जब तक पाकिस्तान इस कैंप में है, जिस कैंप में अभी है, ये नहीं हो सकता। चाइना को तो चाहिए, चाइना की अभी जरूरत है कि वो एक ML1 बनाए और फिर गवादर में मिलिट्री पोर्ट हो। अब ये चीजें अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है कि ये चीजें नहीं होनी, तो पाकिस्तान की ये वाली जो भी रिजीम है, जब तक ये नहीं होनी देगी तब तक इनको वहां पे बुलाते भी रहेंगे, तब तक इनके साथ सब कुछ करते हैं। अब देखिए ट्रंप, आपने, मैंने शुरू में बोला ना, ट्रंप ने नई मीटिंग सेट की। ट्रंप के सामने CIA और पेंटागन रखेंगे कि अच्छा सर ये आ रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी ने, इन्होंने ये ट्रेन लाइन रोकी हुई है, इन्होंने चाइनीज बेस रोकी हुई है गवादर में, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी नहीं देना इनको, आपने $1 बिलियन भी नहीं देने, आपने कुछ भी नहीं करना इनके लिए, आपने सिर्फ ये करना है इनके साथ तस्वीरें खिंचवा लें। खिंचवा लेनी है। ये बहुत बेवकूफ हैं, ये इसी बात पे खुश हो जाएंगे, ये तस्वीरें लेके जाके अपने मुल्क में दिखाएंगे, और इस मुल्क के बेवकूफ लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा कोई कारनामा करके आ गए, ये हमारे हीरो हैं, तो बस जो है ये इसी से फारिग हो जाएंगे। तो वो उनको यही करा के ले जाएंगे। अभी आप देख लें अगले 3-4 दिन में ये बोलेंगे ये देखो ट्रंप से मिल के आ गया ये वो। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी पिछले 3-4 सालों में जो पाकिस्तान 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे और फ्लड्स के बाद अभी 50% हो जाएगा। अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इतनी तेजी से पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन तस्वीरों से, डोनाल्ड ट्रंप के मिलने से हमें क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिला, और ना कभी मिलना है। एक हो गया चाइना कंटेनमेंट। दूसरा सवाल है कि इससे क्या जुड़ी हुई बात ये है कि ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट का प्लान है, जिसके अंदर गाजा को काबू करना है, उसके अंदर एक इस्लामी फौज, नॉमिनल फौज भेजी जाए, जिसके अंदर पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, सऊदी फौज हो, इंडोनेशिया की फौज हो, तुर्की की फौज हो, इजिप्ट की फौज हो, कि जी एक इस्लामिक फोर्स है, वो दूसरा हिस्सा है। और तीसरा और चौथा जो है वो क्या हमारे न्यूक्लियर असासे जो हैं वो भी इस
इस क्लासिफिकेशन या इस कैटेगरी में आएंगे कि कल को जाके वो भी हमसे छीन लें। और आखिरी चौथा जो कि सबसे बड़ा इनके खिलाफ इनको दुख होता है और वो एक इनके लिए बहुत बड़ी एक नुकसानदेह चीज नजर आती है, वो है ईरान। और ईरान को काबू करने के लिए भी पाकिस्तान को इन्होंने राम किया हो। तो ये चाइना के अलावा ये तीन चीजें, न्यूक्लियर, ईरान को काबू करना और मिडिल ईस्ट और गाजा में एक एक फौज, इस्लामी फौज, उसके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, ये कॉन्टेक्स्ट है। इन्होंने मीटिंग की है अभी, इस्लामी कंट्रीज के लीडर्स ने ट्रम्प से मीटिंग की थी, वहां पे यकीनन ये डिस्कस हुआ था। अब ये न्यूज़ फ्लोट होने लगी है कि ये इस टाइप की इस्लामी फौज बनेगी। वैसे पर्सनली मैं ये टोनी ब्लेयर के अंडर बना रहे हैं। देखिए मैंने ट्वीट भी की थी कि अगर ये टोनी ब्लेयर के अंडर नहीं बना रहे होते ना, जो इसका हेड होगा टोनी ब्लेयर, और फ्रांसिस्का एल्बनीज को रख रहे होते, तो इसको यानी कोई एक न्यूट्रल बंदा हो जो कि ऑनेस्ट हो, जिसको लोग ट्रस्ट करते हो, तो उसके अंडर इस टाइप का कोई सेटअप बन सकता है। और इसको मैं अपोज भी नहीं करूंगा। अगर पाकिस्तान उसमें कोई रोल प्ले करना चाहता है, यानी पाकिस्तान गाजा के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो कि बड़े अरसा पहले इनको रख देनी चाहिए थी, तो पीस कीपिंग फोर्स को गाजा में रखते, तो उसमें पाकिस्तान अगर हिस्सा लेता है तो ये बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो पाकिस्तान को करना चाहिए। रहा इसराइल को रिकग्नाइज करने का सवाल, तो ये तो बहुत बात की बात है। अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरह ये जो गाजा में रोज बच्चे मर रहे हैं ये रुक जाए किसी तरह से। बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री भी करते हैं इस बारे में, वो कहते हैं कि एथनिक क्लेंजिंग है ये वो, लेकिन अभी हमारे ना इस्लाम में इजाजत है, जब एक चीज दारुल हर्ब बन जाए ना, जहाँ पे आपकी जिंदगी खतरे में हो, तो आपको हक हासिल है, और कुछ सिचुएशन में आपका फर्ज भी है कि आप वहां से हिजरत कर जाएं। देखिए जमीन अल्लाह की है, जमीन आपको अल्लाह ने दी है, और अल्लाह वापस भी ले सकता है और अल्लाह वापस भी दे सकता है आपको। तो अगर अल्लाह ने आपको बोला हुआ है कि जान बचा के आप किसी सेफ जगह पे चले जाएं, और मेरा तो ये ख्याल था कि अगर इमरान खान होता तो उनको मैं कुछ किसी तरह बोल सकता कि वो बोलें कि पाकिस्तान को हम गाजा के मुसलमानों के लिए खोल देते हैं, जो लोग यहाँ पे आके सेटल होना चाहें उनको हम इज्जत से सेटल करेंगे, उनको घर देंगे, उनको जो भी सेटल करने के लिए लवाजमात है वो देंगे। अब खैर वो ऐसा तो पाकिस्तान में कोई हुक्मरान नहीं है जो इतना ज्यादा सोचे और इस तरह से सोच सके, लेकिन अगर ये वो कह रहे हैं कि किसी लालच की बेसिस पे ही गाजा में मुसलमानों की कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस चली जाती हैं, इस तरह आपको याद है बोस्निया में भी गए थे मुसलमान, वो यूएन के अम्ब्रेला के अंडर गए थे और उनका भी मैंडेट था। लेकिन जब ऑफिसर होते हैं ना, जो यानी ऑफिशियल, अगर आपके जो जीएचक्यू से ऑर्डर नहीं भी आ रहा और आपका कोई मेजर कर्नल ब्रिगेडियर किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो वो खुद से भी डिसीजंस ले सकते हैं बहुत सारे। तो वकास, मेरा जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो लेवल ऑफ इन्होंने आओ भगत की है आसिम की और शहबाज शरीफ की, वो सिर्फ चाइना कंटेनमेंट से मुझे जो है ना उसकी आओ भगत नहीं की हुई, हमको शायद लग रहा है कोई एक्स्ट्रा नहीं की। देखिए उसको ड्राइव करके उनको व्हाइट हाउस पे, लेकिन जस्ट जो नॉर्मल मीटिंग होती है किसी भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो मतलब एक ये ट्रम्प का एक, ये मैं फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कोई मानी खेज चीज है। वो कहता है कि वी हैव ए रियल चांस, ये आपको नजर आ रही है? हाँ, तो ये देखिए ना, इसने अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि इन्होंने मीटिंग की है उसके साथ, ओआईसी के लीडर्स के साथ, यूएन की साइडलाइन पे इनकी मीटिंग थी सारी मुसलमान कंट्रीज के साथ। हाँ। तो उसमें शायद इन्होंने ये डिसीजन लिया और पाकिस्तान उसमें ऑन बोर्ड ऑन बोर्ड हो ना वैसे, तो ये अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये अगर टर्की ऑन बोर्ड हो सिर्फ, तब भी ये गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना अच्छी बात है। इनको हमारी आओ भगत करने की बहुत जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। ये चीज तो इतनी ज्यादा क्यों की, मतलब व्हाट वाज द रीजन? देखिए आपको यही बताया, कुछ ज्यादा नहीं की, हम पाकिस्तानी हैं, हमें ज्यादा तो की है यार। मोदी को नहीं मिला 2 महीने, इस बंदे को 2 दफा नहीं मिला। हाँ। मोदी के तो अपने मकसद के लिए नहीं मिला ना। देखें नहीं मिला मोदी का तो इसका अपना मसला चला है, वो रशिया से तेल लेते हैं, वो ट्रेड एक्सप्लॉइट करते हैं अमेरिका का। अब देखिए पाकिस्तान से दोस्ती करके पाकिस्तान को सिर्फ एक मीटिंग देके ये इंडिया से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए ना, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि लेवरेज किया पाकिस्तान को अपने साथ लगा के और फिर इंडिया से फायदा, ये दूसरी चीज हो सकती है। ये काफी है इसके लिए। आप इजराइल की रिकग्निशन इसमें शामिल नहीं है आपका ख्याल में? इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, इट वुड बी गुड टू हैव। लेकिन आप मेरी बात सुनें, देखें जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी असल में अफगानिस्तान के अंदर, तब
अमेरिका ने 10 साल के अंदर कोई $20 बिलियन दिए, 10 से $20 बिलियन दिए, ठीक है? जरूरत थी ना? क्या जो अभी अमेरिका को जरूरत है उतनी ही जरूरत है या उससे ज्यादा जरूरत है? आप क्या गैस करेंगे? नहीं, इस वक्त अमेरिका को उतनी जरूरत हमारी नहीं है। तो अब देखिए, आओ भगत वो होती है जो मुशर्रफ को दी थी, आओ भगत वो होती है जो जियाउल हक को दी थी। आप सिर्फ कंफ्यूज करें कि ये जो तस्वीरों की क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, यानी कभी आता है ना आपका बंदा, तो आपको कुछ ऐलान हो जाता है कि कोई ट्रेड डील मिल गई, पाकिस्तान को कोई ट्रेड डील नहीं मिली, कोई ऐलान हो जाता है कि आपको जो है $1 बिलियन आपको कर्जा मिल रहा है या फिर आपको एड मिल रही है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ना तो तो ठीक वो है, आप वक्त नहीं हुई, वो सिर्फ तस्वीरें अच्छी खींची है, हम बेवकूफ समझ गया। और इनको थोड़ा सा है कि उन्होंने कहा होगा कि इस पे हमारी तस्वीर खींच लें और एक सेल्फी ले लें। तो सिर्फ यही दे दें कि अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो सारे कोर कमांडर हैं वो ये बोलते रहेंगे अच्छा इनको अमेरिका अच्छा सपोर्ट यार, ये आसिफ के पीछे लगे रहो। हाँ, तो न्यूक्लियर असासों, इसका कोई है कि ये इन्होंने कोई सौदा वौदा कर लिया हो कि जी हम न्यूक्लियर असासे भी बिल्कुल खत्म कर देंगे इवेंचुअली, आप फिक्र ना करें? सर इस टाइम का अभी मुझे नहीं पता, लेकिन बाजवा जमाने की ये बात है कि बाजवा ये सोचता था इस तरह से। वो तो मुझे भी पता है, बाजवा ने नदीम ताज को कहा, नदीम ताज नहीं, वो क्या नाम है दूसरा, उसका नाम भूल रहा हूँ, नदीम समथिंग, उसको कहा था कि यार ये कोई ऐसा कागज मागज बनाओ कि हम कह दें कि इनको ओवरसाइट दे दें अमेरिका को। हाँ, एंड व्हाट अबाउट ईरान? अब देखिए, ईरान जो है रियल थ्रेट नहीं रही अमेरिका के लिए। आप नहीं रही है, नहीं, क्योंकि उनका बिहेवियर देख लेना आप। उन्होंने पूरी ये जो जंग की है, जो बेसिकली ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान के अंदर जो है फ्लैटों में बंदे मारे, और ईरान की टॉप लीडरशिप, यानी आपने सबसे बड़ा जनरल उठा के मार दिया इनको, आपके जो निगोशिएटर्स थे उनको मार दिया, जो IAEA के साथ निगोशिएट कर रहे थे। आपने ईरान के अंदर डीप पेनिट्रेशन आपने करके ये किया। ईरान ने जो मिसाइल फायर किए कतर पे, वो सिंबॉलिक थे, वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थे। तो ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ऐलान जंग हो जाए। हम इमेजिन करते थे आज से 3 साल पहले सोचे ना, जब 2 साल पहले सोचे, जब ये 7 अक्टूबर नहीं हुआ था, कि अगर इसराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है तो ईरान आ जाएगा और ईरान रोकेगा, हिजबुल्लाह रोक लेगा। लेकिन आप मुझे बताएं सीरियसली अगर हम ऑनेस्ट होते हैं, ईरान ने कुछ किया गाजा वालों के लिए? ठीक है, आई एग्री। कोई इम्पैक्ट नहीं, आई नो ईरान इज वेरी केयरफुल, उसने अपने कार्ड्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन एज सच ईरान की कंटेनमेंट के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो अमेरिका ने अभी तक आप देखें हेल्प नहीं ली पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान ईरान के अंदर कोई हमला करने के लिए पाकिस्तानी बेस चाहिए, अमेरिका को भी पता है कि वो पाकिस्तान को नहीं यूज कर सकता ईरान के लिए, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर कोई चीज इश्यूज को कॉम्प्लिकेट किए बगैर अचीव की जा सके तो आपको क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? ईरान को आप बगैर कॉम्प्लिकेट किए मैनेज कर सकते हैं, ईरान मैनेज है और आगे भी मैनेज ही रहेगा। कि ये देखें, वो जो पूरी स्कर्मिशेस हुई थी उसके बाद ईरान बैकफुट पे बैठा हुआ है, उसने बदला भी नहीं लिया अपने लोगों का, और उसने ये भी नहीं बोला कि हमारे टॉप लीडरशिप आपने मार दी, जर्नैल मार दिए तो हम कुछ बदला लेंगे। वो खत्म हो गई बात। ठीक, अच्छा वकास, ठीक है, ये बहुत क्लैरिटी है। मेरा जो पटारा है ना, उसके अंदर अमेरिका की पाकिस्तान में इंटरेस्ट जो है वो मेरे पटारे में चाइना नंबर 1, आई कंप्लीटली एग्री विद यू 100%। मेरे पटारे में न्यूक्लियर असासे हैं, चाहे वो अभी उसको एक्टिवेट करें या बाद में करेंगे, बहुत हाई प्रायोरिटी है। किस तरह वो उसको करेंगे आई डोंट नो राइट नाउ। तीसरा, मेरी नजर में गेट ईरान प्रोजेक्ट ऑन द कार्ड्स है, प्लानिंग में है। जब वो एक्टिवेट होगा उसका किसी तरीके से मेरी असेसमेंट नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं पाकिस्तान मैं एनालिस्ट हूँ, खत्म कर दूं, जी फिर आपसे लेता। चौथा, अफगानिस्तान इज ऑल्सो इन दैट मेरे पटारे में। अब अफगानिस्तान का क्या है, क्या हम अफगानिस्तान के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेंगे, कोई अमेरिका वो बागराम की बात शुरू कर रहा है, समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान इस सिनारियो में किस तरह फिट हो रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट में, जिसमें पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। पांचवा मेरे पटारे में है इजराइल की रिकग्निशन और अब्राहम अकॉर्ड। मेरी नजर में ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ट्रंप के लिए पाकिस्तान में। और इधर बिल्कुल ही एक इलेजिटिमेट, बहुत कमजोर पॉलिटिकली एक आदमी है जिसने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, उसका नाम है आसिम मुनीर।
और वो ये सारी चीजें करने के लिए तैयार होगा सिर्फ अपने आप की अपनी सर्वाइवल के लिए, और जो भी उसने एक छोटा सा एडिफिस खड़ा किया हुआ है। दिस इज माय असेसमेंट। नहीं सर, आपकी असेसमेंट ठीक है, मैं ठीक करता हूँ। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे किसी न किसी लेवल पे फैक्टर हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी डिफरेंट दे रहा हूँ। ठीक है। अगर एनालिस्ट हूँ, पेंटागन में बैठा हूँ, मैं बोलूँ कि ना पाकिस्तान हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें मैं लिस्ट करूंगा। लेकिन देखिए, सर इसराइल की रिकग्निशन की बात है, वो पाकिस्तान में अभी कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो ये कर सके, ठीक है, चाह चाह के बिना वो नहीं कर सकते। देखिए ये शमा जुनेजो का पूरा केस देखिए, इसने ट्वीटें की हुई थी इसराइल के हक में, नेतन्याहू के हक में, तो उसकी वजह से पूरी हुकूमत की धुड़ें लगी हुई हैं। ख्वाजा आसिफ बोल रहा है कि ये नहीं मेरे पीछे बैठी है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। इन्होंने एक दूसरे को गालियां दी हैं, इसहाक डार ने और ख्वाजा आसिफ ने यूएन के हॉल में बिल्कुल। अच्छा, गालियां दी हैं बाकायदा। अब इसको लेके कौन गया है शमा जुनेजो को? वजीर आजम। ना इसमें इसहाक डार का कसूर है असल में, ना इसमें ख्वाजा आसिफ का कसूर है। इसमें कसूर तो सारा शहबाज शरीफ का है। ये शहबाज शरीफ अपने साथ लेके गया है। शहबाज शरीफ को कहा था, और ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, फौजी बात बता रहा हूँ, फौजी अफसर की बात बता रहा हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है। उसने कहा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी आसिम मुनीर को इसको फैसिलिटेट करने के लिए, शमा जुनेजो को डायरेक्ट होंगी, लेकिन वो मुझे ये इत्तला है कि वो शहबाज शरीफ लेके गया है। अब इनके मत्थे लग गई है, अब सारों को सारे उठा के इसको हॉट पोटैटो बनाए हुए, नहीं एक दूसरे हाथ में देता है, दूसरे हाथ में देता है कि नहीं हमारा कोई कसूर नहीं। सिर्फ इस वजह से कि उसने ट्वीटिंग की हुई है 2 इसराइल, वो इसराइल गई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो गिरा है ना, ये कायदे आजम ने लगाई हुई है, ये किसी का बाप नहीं खोल सकता पाकिस्तान के अंदर, चाहे भी। यानी आप जितना जबर जाबिर हुक्मरान भी आ जाए पाकिस्तान में, वो जब जिस दिन बोलेगा मैं इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, तो वो फारिग हो जाएगा। ये इतनी आसान चीजें नहीं है। यू थिंक सो? अच्छा, मेरी और मोईद के इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी परसों। मोईद कह रहा था कि कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में, मैंने कहा बहुत कुछ होगा, और शहजाद अकबर ने भी कहा बहुत कुछ होगा। व्हाट्स योर व्यू कि अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली शहबाज शरीफ कहता है कि जी ये अमन फोर्स के साथ हम जा रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमने बचाना है गाजा के, हमने फलस्तीनियों को बचाना है, हमने उनको हुकूक दिलवाने हैं, 2 स्टेट होने चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इजराइल को रिकग्नाइज करें, और हम इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, सऊदी अरेबिया भी कर रहे हैं जी, सब हम जो है रिकग्नाइज करें, तो क्या होगा पाकिस्तान? सर ये होगा कि जो दूसरी साइड पे फिर आप जो जाके स्पीच दे सकते हैं ना कि तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, वो आप स्पीच नहीं दे सकेंगे। जो देखें आपने ना अभी जिस तरह का भी सिस्टम है ना पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर ना किसी तरह जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसकी चादर अभी भी चढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब आप तालिबान जब आपको अफगानिस्तान में जंग करनी होती है ना, देखिए जिस तरह पूरे मैनूवर्स हो रहे हैं, आप पिछले 2-3 साल के आप देखें, अगर आप बारीकी से देखें, होता ये है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक हो जाता है, पता नहीं चलता किसने किया है, फिर ये बोलते हैं कि तालिबान ने किया है, फिर ये उधर अटैक करते हैं, ऐसी बेसिकली जंग छेड़ना चाह रहे हैं। अब जंग छेड़ने के लिए ना इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आपके हाथ में सब कुछ होता। आप पाकिस्तान की हिफाजत की चादर के अंदर जंग छेड़ सकते हैं, उसके अलावा जंग नहीं छेड़ सकते आप, ठीक है। वो जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज करेंगे ना, ये इस तरह से जब आपको ठंड लग रही होती है और चादर छोटी होती है, तो आप सर पे करते हैं तो पाँव से खिंच जाती है, पाँव पे करते हैं तो सर से खिंच जाती है। तो ये चादर जब आप इसराइल के ऊपर डालेंगे ना, तो वो आपके पाँव से खिंच जाएगी, फिर आप ये तो जो आप सोल्जर्स को नहीं लड़ा सकेंगे। ये सीधी बात है। आपका जो सोल्जर है ना, चाहे जितना भी बेवकूफ हो सिपाही, वो नहीं मानेगा फिर आपकी बात। और वो यार मैं ना खैर उसका मुझे थोड़ा सा शक ही है, इसलिए कि ये सैकड़ों सालों से ये सिपाही पंजाबी हो या पठान हो या सिंधी या बलोची हो, सिंधी बलोची बेचारे कम थे, ज्यादा पंजाबी होते थे, सबसे ज्यादा पंजाबी होते थे मुसलमान, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पठान मुसलमान होते थे। ये तो इन्होंने तो बेगैरती की जो पनीरी इनके अंदर पैदा की 1857 से कि आज तक। 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद जो फौज अंदर आई उधर फलस्तीन के अंदर, वो पूरी फौज जो थी अंग्रेजों की वो मुसलमान सोल्जर्स की थी, कि वो कोई जो है वो 1917 में कई रिएक्शन हो गया जी मुसलमान भेज रहे हैं, वो इसी किस्म का रिपीट मुझे लग रहा है ऑनेस्टली। वैसे ये मैं बता दूं कि आपकी एक बात में जो मुझे एक चीज नजर भी आ रही है, और मैं भी इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं, मुझे लगता है कि ये अगर किया, अवाम बाहर निकलेगी, लेकिन मेरा ख्याल है फौज के अंदर से ना इसको कोई फड़का देगा आसिम मुनीर को। आई थिंक वो एक ये
बैरियर, एक लाइन है जो अगर इसने क्रॉस की, फड़काने, ये मैं बोल रहा हूँ, फड़काना तो बहुत आगे की बात है। यानी इनसबऑर्डिनेशन फड़काने से भी ज्यादा होती है। जब आप मोरल अथॉरिटी कंप्लीट, अभी जिस तरह का भी सिस्टम है ना, देखिए आपने एक मतलब ये मुल्क छोड़ा कंप्लीटली कि एक्सपोज हो जाएगा, आप बेसिकली कह हाँ, रहे इसकी अब मुनाफिकत आप एक्सपोज हो जाएगी। देखिए पाकिस्तान फौज के अंदर बड़े डिफरेंट टाइप के भी लोग होते हैं, यानी पॉलिटिकल एलिजेंस होती है, सब कुछ होता है। जब आप किसी सिपाही को बोलेंगे ना कि ये इमरान खान फितना था, तो इसके ऊपर तो ये केसेस भी हैं, आप हर बंदा हमारी तरह तो हर केस की डिटेल में नहीं जाता ना, हर बंदा हमारी तरह पॉलिटिक्स की डिटेल में नहीं जाता। जब आप इस सिपाही को बताएंगे कि इमरान खान तो फितना था और वो ओपन भी है, तो वो प्रोटेस्टर पे शायद गोली चला सके। लेकिन आप पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है, मैंने तो नहीं मिला किसी से, जो कि ऑनेस्टली बिलीव करता हो कि इसराइल के अंदर से कुछ अच्छा निकल सकता है। तो आप ये एक लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, क्योंकि बहुत बेवकूफ़ी भी है पाकिस्तान में, हर लेवल पे बेवकूफ़ी भी है और पर्सनल इंटरेस्ट भी है। आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि इमरान खान एक घड़ी चोर है, लेकिन आप ये लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि इसराइल जो है वो उसको उसके साथ अल्लाह की मदद हासिल है, तो शामिल है। ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं फिर मानने के लिए तैयार होगा। तो you're saying कि अगर किया तो ये फिर इनका जो है ना, मतलब फारिग। हाँ, यानी मोरल अथॉरिटी लूज कर देंगे, फिर उसके बाद इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इसीलिए आप देखें आज तक किसी, हालांकि जनरल मुशर्रफ जो था ना, वो बहुत ज्यादा फील करता था पाकिस्तान, उस टाइम पे तो जेनोसाइड भी नहीं हो रहा था, उस टाइम पे तो कुछ, यानी ये इस लेवल का जेनोसाइड बहुत नहीं हो रहा कोशिश था। की थी रिकॉग्नाइज करने की लेकिन इजराइल। कभी भी आप मुझे कोई दिखाएं उसका पब्लिकली, उसने खुद बोला हो, वो अपने चमचों से बुलवा देता, कसूरी से भी बुलवा देता था, खुद उसने कभी बोला हो कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, खुद नहीं वो बोलता था। तो मुशर्रफ खुद से नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल नहीं सका उसे, ये हालांकि ज्यूइश अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस भी किया था मेरा ख्याल है 2004 में या 5 में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद वो अनाउंस करते, लेकिन नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, सो गुड, सो एनीवे यू आर सेइंग दैट कि ये फिर जो है ना, ये अगर ये अगर उधर हुआ, भेज देते हैं, देखें ये गाजा में फांसी भेज का दिया। फंदा है, मॉरल फांसी का फंदा भी है और फिजिकल हाँ, फांसी का फंदा भी हो सकता हाँ, ये चीज नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कश्मीर इंडिया को दिया जा सकता है, ये उससे भी नीचे आती है। है। वाह, देखिए अब लेकिन ये भी मसला है ना, कश्मीर के अंदर अब पाकिस्तान की जो अभी टॉप लीडरशिप है ना, पिछली 3 जनरेशन से सिवाय इमरान खान के, वो बिलीव करती है जो कश्मीर की अभी करंट लाइन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, जो कश्मीर वहां पे वो उनका, जो कश्मीर यहाँ पे हमारा। मुशर्रफ ये डील ऑलमोस्ट कर चुका था, वो भी पॉलिटिकली डिफेंसिबल है इसराइल से ज्यादा। अच्छा, चले जी, अब आ गया सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। ये व्हाट इज दिस? सर आई हैवंट रियली फिगर्ड इट आउट येट। अजीब सी बात है, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये जो भी इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है ना, ये तो अर्ली 2000 से इनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की। ये और उससे भी पहले 1980 से ज़ियाउल हक देखो, के ज़माने। जब हमारी ज़ियाउल हक के जमाने में हमारी 2 डिवीजन प्लस फौज थी, हाँ, मोस्टली पोस्टेड थी ईस्टर्न प्रोविंसेस में, जहां पर वो शिया मेजॉरिटी है, उनको डर था कि इरानियन रेवोल्यूशन आई है तो कहीं यहाँ हमारे अपराइजिंग ना हो, तो ज्यादा उधर रखे और कुछ साउथ में रखे, बिकॉज उनको हुतियों से और यमनियों से खौफ था। और जी, इसके अलावा भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, और ये तो हम बचपन से पाकिस्तानियों को पता है कि जो पाकिस्तान का जो एटम बम है, वो सऊदी अगर कभी मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। और ये सिर्फ बच्चों की बात है, बच्चे, ये तो पाकिस्तानी बच्चा भी बोलता है। आपको याद होगा कि ये एक आम सी बात है, बच्चे भी बोलते हैं। बच्चों को तो छोड़ दें, आप अगर एकेडमिक स्कॉलरशिप पढ़े ना, उसमें भी ये चीज है। और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये अभी मैं पढ़ रहा था, एप्स्टीन और एहूद बराक जो है इसराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ना, इसकी ईमेल्स, अब आप इनकी ईमेल्स पढ़ें हाँ, और वो ये जेफरी एप्स्टीन, जो वो चाइल्ड हाँ, मोलेस्टर, सेक्स ऑफेंडर मारा गया या हाँ, कत्ल किया गया है, और एहूद बराक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उनके इसराइल आपस में ईमेल्स जो है। अच्छा, ईमेल्स। अब वो लोगों को ईमेल फॉरवर्डिंग भी करते रहते हैं, ये अखबार की क्लिपिंग्स भी। और फिर जेफरी एप्स्टीन एहूद बराक की कभी स्पीचेस लिख रहा होता है, कोई रैंडम लोग स्पीचेस लिख रहे होते हैं उसकी। तो उसकी एक स्पीच है एहूद बराक की ना, और ये लीक ईमेल्स है, पूरा डेटाबेस है बहुत बड़ा सा। आप उसमें देखें, जहां पे भी पाकिस्तान का नाम मेंशन है ना, तो ये लोग इसराइली अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान का एटम बम सऊदी अरेबिया के लिए यूज होगा। और ये आज की बात नहीं, ये पुरानी ईमेल्स हैं, ये 2013 से पहले की, 2013 अराउंड 2013 की ईमेल्स हैं।
हाँ, ये वाली स्टोरी पढ़े आप, लेकिन आपको इस स्टोरी के अंदर ये सऊदी और पाकिस्तान वाली चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको सोर्स मटेरियल में आपको जाना पड़ेगा एहुद बराक की ईमेल्स में, इसमें ठीक है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सीक्रेट्स जो लिखा हुआ है जहाँ पे। ठीक, आप वहाँ पे ठीक, जाएँगे और ठीक, एहुद बराक की सारी ईमेल्स पढ़ेंगे, उस ईमेल्स के अंदर आप वर्ड ढूँढेंगे पाकिस्तान, जहाँ-जहाँ पे भी पाकिस्तान मेंशन्ड है, और आप देखेंगे पाकिस्तान के बारे में ये इसराइली आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इसराइली अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एटम बम है वो सऊदी अरेबिया यूज़ कर सकता है कभी भी। हुँ। वो अच्छा सऊदी वैसे ये मैं इसके लिंक डाल दूँगा कि लोग इसको शौक से फिर देख लें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सऊदी का है कि जी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअली लीगली और इंटरनेशनली सऊदी अरेबिया नहीं कर सकता बिकॉज़ इट इज़ अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पर ट्रीटी। देखिए वो ये सारी चीज़ें जब एटम बम यूज़ करने के बारे में बातें आ रही हैं ना, तब उस मोमेंट पे आप इमेजिन करें, आप सब कुछ भूल जाएँ अभी 2 मिनट के लिए। आप सिर्फ इमेजिन करें कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें एटम बम यूज़ हो सकता है। तो उस टाइम पे आप सोचेंगे क्या इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? ऐसा तो उस टाइम पे कुछ ही नहीं नहीं, होगा ना। तो आप उस टाइम पे सो सब देन खत्म हो जाता माय है। क्वेश्चन, फिर मेरा सवाल आपसे ये है हाँ। कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ कौन अटैक करेगा जिसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से कहेगा कि यार अपना एटम बम निकालो और इस पे फायर करो। ये सिनेरियो क्या है? अब देखिए, वो सिनेरियो में भी आप देखें, जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बोलता है एटम बम निकालो और फायर करो, तो पाकिस्तान कहता है तुम कौन, मैं कौन, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जब वो सिचुएशन आ जाती है ना, तब कोई किसी का नहीं, भाई नहीं मैं ये है। पूछ रहा हूँ कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर कौन हमलावर होगा कौन-कौन हो जिसके सकता है? या खिलाफ ईरान हो सकता है, या इसराइल हो सकता है, या अमेरिका ईरान हो या सकता इज़राइल? अच्छा, है, ईरान या के अमेरिका खिलाफ हो सकता है। इन तीनों पाकिस्तान फायर करेगा नहीं, या तो फायर इज़राइल के करेगा, खिलाफ फायर पाकिस्तान करेगा? एटम बम नहीं फायर कर सकता। पाकिस्तान के अंदर नहीं हिम्मत कि इसराइल के ऊपर फायर करे, क्योंकि इसराइल ने वापस एटम बम सऊदी अरेबिया पे तो नहीं फायर करना, उसने तो हाँ, पाकिस्तान पे करना है। तो अगर हम सिर्फ इमेजिन करने लगे थे कि असली एटम बम हवा में उड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान इवेंचुअली उसको बैक ऑफ करना पड़ेगा इस डील से। लेकिन ये एटम बम का पूरा मकसद यही होता है कि वो डिटरेंट देता है। वो इसराइल को ये यकीन दिलाना है, अभी आपका मकसद ये है इसराइल को ये यकीन दिलाना कि तुम हमारे साथ एक लाइन से आगे नहीं बढ़ सकते, और वो डिटरेंस अभी ज़रूरी है, यकीन दिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसराइल ने अभी कतर पे अटैक किया है, इसराइल ने तो बट वकास मुझे सीरिया। ऑनेस्टली बताओ, डू यू थिंक इज़राइल एक्चुअली बिलीव्स कि ये डिटरेंस है? मतलब जेन्युइनली मुझे बताओ, इज़राइल एक्चुअली बिलीव्स कि ये जो डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया है, ये हमें डराने के लिए आँख दिखा रहे हैं कि जी अगर तुमने हमारे पर अटैक किया, देखो हम पाकिस्तान का बम फाड़ देंगे तुम पे, या अमेरिका को आँखें दिखा रहे हैं कि अगर तुमने कतर की तरह इज़राइल से अटैक करवाया इज़राइल पे, हम जनाब बम फाड़ दें। इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी, राइट? इट इट डज़न्ट इज़ मेक वेरी सेंस। हार्ड, लेकिन देखिए एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी ना, अमेरिका का तो छोड़ दें, अमेरिका के सिचुएशन में, सिर्फ इसराइल की सिचुएशन में आप देखें। इसराइल की सिचुएशन में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। उनको पता है कि हम एक लाइन से आगे गए तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमने एंटीसिपेट नहीं की हुई, और वो इसीलिए, यानी जो इसराइल ने पिछले 20 साल में पूरा ज़ोर लगाया है कि ईरान को एटम बम ना मिले। हालाँकि ईरान ने एटम बम नहीं फाड़ना उधर। ईरान कभी सोच भी नहीं सकता एटम बम फाड़ने का, क्योंकि ईरान को पता, क्योंकि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन नाम की चीज़ है कि ईरान अगर एटम बम मारेगा इसराइल पे, तो इसराइल 10 मारेगा ईरान के ऊपर, फिर अमेरिका 50 मारेगा, तो ईरान की जो 500-600 बड़ी सिटीज़ हैं, वो हिस्टोरिक सिटीज़ हैं, वो आइंदा के लिए, अगले 50-60 साल के लिए, 100 साल के लिए इस काबिल नहीं रहेगी कि वहाँ कोई रह सके। अच्छा, ये इमीडिएटली हो जाएगा। ये इसमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आप मारेंगे तो उधर से 100 आएँगे। तो इसलिए ये जो एक का जो डर है ना कि ये एस्केलेशन हो सकती है, वो डर लोगों को खौफज़दा रखता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट ये सब, ये न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, तो इसलिए हम ऐसी एक लाइन्स का एस्केलेशन लेवल पे एक हद से अच्छा ज़्यादा। लेट मी टेक अनदर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। आपका ये एक व्यू है कि इससे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है इजराइलियों के साथ कि यार कोई पता नहीं पागल ही कोई होगा, हो हाँ, सकता है ये कुछ हो जाए। लेट्स से आप हाँ, ये कह रहे हैं, आई सब्सक्राइब टू अ डिफरेंट व्यू बिकॉज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सऊदी, पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका इज कि ये इस वक्त चारों जो है ना एक ही बिस्तर में सोए हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी, इजरायली, सऊदी और अमरीकी। और ये अनाउंस जो किया है, ये इज़राइल को आग दिखाने के लिए नहीं है। दिस इज़ अ प्रीकर्सर
ये जो डिफेंस फोर्स बनाना चाह रहे हैं गाजा में, मेरा असेसमेंट है ये उसका हिस्सा है। वो तो और फिर उनको उसके लिए ये दूसरा कहने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा ये है कि जो ये इस तरह की अगर कोई हरकत होगी, अब्राहम अकॉर्ड्स की होगी, रिकग्निशन की होगी, गाजा में होगी, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो है, डिसेंट है सऊदी अरेबिया में। जिस तरीके से इनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया जब गाजा पे लोगों को मारा जा रहा था, और अगर इससे आगे बात बढ़ती है तो खदशा है कि सऊदी रॉयल फैमिली को खतरा हो इससे। तो जिस तरह पहले इन्होंने मंगाए थे हमारे चौकीदार ईरान की तो अभी भी नुमा राहिल शरीफ अभी भी बैठा हुआ, उसी लिए वो प्रेसिडेंट, वो रॉयल फैमिली के गार्ड्स हैं वो। कौन? अभी राहिल शरीफ अभी भी बैठा हुआ है वहाँ पे। वो राहिल शरीफ तो साइकिल अपनी नहीं चला सकता, ये उसके वो हवा अकेला नहीं भर थोड़ी हो सकता सकता, किसी बहुत में। सारे लोग हैं उसने हायर किए होंगे, पूरी फौज वो बना के। ऐसी फ्रॉडिये हैं। मेरी यूनिट का भी एक जर्नैल वहां बैठा है, फ्रॉडिया, हाँ, कुछ तो भी नहीं कर, वो तो यही करेंगे ना, वो उनका काम ही है, वो सिक्योरिटी कुछ गार्ड नहीं है, वो करते। सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन अभी अभी जो यूनिट्स नॉमिनेट की हैं, वो यूनिट्स नॉमिनेट किए हैं इन्होंने। हाँ। 3 इन्फेंट्री की हैं, 3 आर्मर की हैं, एक आर्टिलरी रेजिमेंट है, एक लाइट कमांडो बटालियन है, एक एसएसजी की कंपनी है। ये कोई जंग लड़ने वाला फोर्स हाँ, नहीं ये है, रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल। और मैक्सिमम के जहां उनको खदशा है, जिस तरह ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं जो कि प्रिडोमिनेटली शिया हैं, कि उधर अगर कहां से ज्यादा डिसेंट आए, जो कि हो लाइकली हो सकता है, सकता हाँ, ये मोस्ट लाइकली यही है, क्योंकि देखिए ना, कोई जरूरत नहीं थी अनाउंस करने की एज सच, लेकिन शायद सऊदी अरेबिया कोई फॉर्मलाइज करना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि कोई तरीका हो कि इनके फौजी यहाँ पे आ है। सके। ये पता है वही है जो फोटो फोटो आप दिए ना ट्रंप ने आसिम को, हम्म, ऑप्टिक्स दिए ना हम्म, कि जी ये कितना जबरदस्त है जी, मैंने इसका, ये वही है, दिस इज ऑप्टिक्स फॉर आसिम। उसके लिए ऑप्टिक्स क्रिएट की गई है मेरी नजर में, 100% मोर लाइकली। अमेरिका के कहने पर ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए जी। ओ जी, हम जो है ना जी, ये जो वो जो कहते हैं ना, द डिफेंडर ऑफ द टू होली साइट्स, हम जी जाके इनका दिफा करेंगे। इनका परदादे के परदादे भी आ जाए ना, वो वहां पटाखा भी नहीं फायर कर सकते करने के लिए। हम ये जो लोग हैं, ये इब्ने गुलाम वकास, अनफॉर्चुनेटली। और आसिम मुनीर जैसा गंदा गलीज आदमी, जिसकी अपनी जाती अखलाकियात इतनी कमजोर हैं, इसके खानदान की अखलाकियात इतनी कमजोर हैं, इस किस्म का थर्ड रेट आदमी आर्मी चीफ बन गया, इतना कमजोर है, कोई उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। फौज उससे नफरत करती है, हालांकि फौज अपने आर्मी चीफ से कभी नफरत नहीं करती है, बेगैरत फौज और बहुत ही बेशरम और बेहया और डरपोक फौज है, लेकिन नफरत करती है इससे। उस आदमी को ये छोटी छोटे इन्होंने जो है ना, ये स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, छोटी छोटी रस्सियां दी हुई हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रॉप अप करने के लिए, कि ये बहुत बड़ा जिहादी है। मेरी नजर में ये इसी किस्म के जो कि आपने बयान किया था ट्रंप की विजिट का। दिस इज हाउ आई सी इट। दैट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे तो, मैंने आपको बोला, इतना कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का। सेंस नहीं बन रहा ना। यानी ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने वो जो बात की थी ना कि शायद गाजा की फोर्सेस के लिए कोई प्री कर्सर, और ऐसा नहीं है। वो फोर्स वैसे भी अगर अनाउंस, कल ओआईसी अनाउंस कर देती ना कि हम गाजा के अंदर पीस कीपिंग फोर्स रखते हैं, तो मेरे ख्याल से 90% मुसलमान उसके हक में होंगे कि आपकी किसी किस्म की मुसलमानों की प्रेजेंस तो है वहाँ पे ऑन द ग्राउंड, तो वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब हम वहाँ पे मौजूद होंगे तो शायद बचा सकें, क्योंकि अभी हालात इतने खराब है ना, उनके तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो उनको कुछ भी मिल जाए ना अभी, अगर किसी तरह वो लोग मरना बंद हो जाए, अगर उसके लिए आपको लार्जर स्कीम में आपको इवेंचुअली इसराइल को ये लालच भी देना है कि हम आपको रिकग्नाइज कर देंगे, बस ये बंदे मारना छोड़ दो अभी, तो वो भी कर लेना चाहिए जिस तरीके से। आई थिंक दैट इज द लाइन दे आर टेकिंग। पता है ये जो आपने अभी वो बात है, की ना, इट्स फाइन। यही लाइन मैं सुनना शुरू कर रहा हूँ कि जी इजराइल को गाजा के अंदर ये जेनोसाइड खत्म करने का शायद तरीका एक ये है कि जी पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज कर ले, और रिकग्नाइज करने के बाद एक पीस कीपिंग फोर्स मुसलमान जो है वो गाजा में जाएगी। और ये एक तरीका है जी, और ये इस किस्म के बेसिस पे
ये अब्राहम अकॉर्ड भी साइन, इजराइल भी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की रिकग्निशन है, ठीक, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज करने से बहुत ज्यादा चीजें अनलॉक नहीं हो जाती। जी जो जी जी सऊदी अरेबिया का है और वो यूएई और इन लोगों का मसला अलग है। जब ये लोग रिकग्नाइज करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड अनलॉक होता है इसराइल के लिए, तो वो बहुत बड़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है चीज के। सऊदी से तेल ले सकते हैं हम, जो यूएई की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो उनके टैक्स एविजन सिस्टम है, उसके से बेनिफिट कर सकते हैं, और वहां पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, और कतर इस से हम पे गैस ले सकते हैं। इस पे फिर वो आखिरी सवाल है जिस पे मैंने अगली आपसे डिटेल में करनी है। आपका एक बहुत जबरदस्त एक मफरूजा है, पर्सपेक्टिव है कि दरअसल ये सारा कुछ जो है, ये एक दुनिया के अंदर जो बिलियनर्स क्लब है, और उसकी ना कोई नेशनैलिटी है, ना उसका कोई रिलीजन है, ना उसकी कोई अखलाकियात है। वो कब्जा किया हुआ है उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, और वो चलाते हैं पूरी दुनिया की सियासत को भी, और वो चलाते हैं पूरी दुनिया की जंगों को भी। और इजराइल उनका एक सेफ हेवन है जहां पर वो जाके जो कुछ करना चाहते हैं, पैसे पाक करना चाहते हैं, जिस किस्म की हरकतें करना चाहते हैं वो करते हैं। ये ट्रम्प आसिम मुनीर, ये नवाज शरीफ, या जो भी टोनी ब्लेयर, या यूरोप के बड़े बड़े, या अफ्रीका के सारे जो ये बिलियनर्स मिलियनर्स हैं, ये बेसिकली दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज रनिंग। उसका थोड़ा सा बात करें, फिर वील टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। सही, आज ना रायन और मुर्तजा ने एक स्टोरी पब्लिश की है, ये जिसका आपने स्क्रीनशॉट दिखाया था। अब थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन मैं जितने लोग ये सुन रहे हैं ना, और जो लोग कहते हैं कि ये साजिश है, तो वो है, तो वो है, वो जाके इस स्टोरी को पढ़ लें। साजिश नहीं है, सब कुछ आपके सामने बहुत क्लियर है। ये जो स्टोरी है, ये एप्स्टीन और एहूद बराक, जो कि वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसकी ईमेल्स हैं। वो ईमेल्स भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इन ईमेल से लोग बोलते थे कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद के लिए काम करता है, और मोसाद का बंदा है, और ये और वो ना। तो इससे मुझे अंदाजा हुआ जेफरी एप्स्टीन मोसाद के लिए काम नहीं करता, मोसाद जेफरी एप्स्टीन के लिए काम करती है। वाओ। ठीक है, मोसाद उन लोगों के लिए काम करती है जो उनको पैसे, अब जिस तरह पाकिस्तान के में इमेजिन करें, या थोड़ा सा मैं आपके आसान कर दूं कि आप बोलें कि होना तो ये चाहिए था, समझे, वो क्या नाम है हमारा बंदा जो जिसने घड़ी खरीदी थी वहां से दुबई से, उमर समथिंग, हाँ 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 हाँ, क्या नाम है उमर उसका? सिद्दीकी, ठीक है, ठीक है, अगर कोई मुझे उमर फारूक, उमर फारूक। अगर कोई बंदा आके मुझे बोले उमर फारूक आईएसआई के लिए काम करता है, तो मैं उसको समझाऊंगा कि मेरे भाई, उमर फारूक आईएसआई के लिए काम नहीं करता, आईएसआई ने उमर फारूक के लिए काम करी थी। और ये आपको फर्क समझने की जरूरत है, क्योंकि अमीर कौन, आईएसआई के एक नेशनल इंस्टीट्यूशन था हमारा, उसके गोल्स क्या थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। लेकिन उन लोगों ने दरमियान में डिस्कवर किया कि हमारे साथ हमें कोई एक बिलियनियर, कोई अरबपति जो है इतने पैसे दे देगा तो हम इसके मसले हल करा सकते हैं, उसकी डीलें करा सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स करा सकते हैं, वो हमारे लिए ये काम करेगा तो हम उसके लिए ये काम करेंगे। वो हमें इमरान खान की घड़ी ला के दे देगा थोड़े से पैसों के लिए, उसको हम कराची पोर्ट का ठेका दे देंगे अरबों डॉलर का। तो इस तरह से अब ये एहूद ऑलमर बराक और उसकी एप्स्टीन की ईमेल ने देखें, तो वो डीलें करा रहे इसराइली गवर्नमेंट की, मंगोलिया के साथ सिक्योरिटी डील करा ली, और उस मुल्क के साथ करा ली जो वो है ऑरिकल का जो हेड है, उसके साथ आपने डील कर ली। लैरी एलिसन। तो हाँ, बेसिकली यूर सेइंग कि एक ओलिगार्क्स हैं पूरी दुनिया हाँ, में, बहुत बड़े, बहुत बड़े, जो और वो स्ट्रक्चर पूरी पाकिस्तान में भी एक मिरर होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में भी ये शुरू जो हुआ। आपकी इंस्टीट्यूशन से जो मोसाद है, मोसाद का काम है कि इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करना। वो ये काम नहीं कर रहा, वो ये काम ये कर रहा है कि वो अरबपतियों में डीलें करा रहा है, वो इन इन लोगों के बिहाफ पे करा रहा है, किसी ये की वहां पे जासूसी करनी है, किसी के कमरे मतलब में सीक्रेट कैमरा लगाना है। क्या? पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी एमआई बेसिकली इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या? वो अब हर बंदा जो है ना, ये जिस तरह आपने ये कॉल से पहले भी मैं आपको बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दुनिया जी की जो करंट इकोनॉमी है उससे रिलेटेड है। देखें, दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बिलियनियर्स बहुत पावरफुल हो गए क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल स्केल्स थे। अब पाकिस्तान में भी आप देखें, नवाज शरीफ एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है,
नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन, शोएब ज़रदारी अब वो भी बन शोएब गया। ज़रदारी, ठीक है। अब जो जजों के कमरों के अंदर कैमरे लगे हैं, जो एजेंसियों ने लगाए हैं, वो नवाज शरीफ के लिए लगाया ना, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं लगे। जो जजों के कमरों में और जो ब्यूरोक्रेट्स के कमरों में और पुलिस वालों के कमरों में जो कैमरे लगे हैं, जो उनकी बीवियों के साथ जो भी वीडियोस बनाई हैं, वो इन बिलियनेयर्स के कहने के लिए बनाई है। और वीडियोस किसको प्रोवाइड की गई है? मरियम नवाज को। मुझे तो नहीं मिली ना वो वीडियोस। तो वो जब ये जो जिस इस टाइप की एजेंसीज है ना, वो इन्हीं बिलियनेयर इंटरेस्ट के मातहत काम कर रही हैं। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना उन्होंने छोड़ दिया। और ये एक सिम्पटम है जो बन रहा है। अब ये पाकिस्तान के अंदर ये बहुत छोटे लेवल पे, आप इसके बहुत आगे के लेवल पे सोचें, अमेरिका के अंदर इस तरह से काम हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो एप्स्टीन के साथ बिहाइंड द सीन्स डील्स हो रही है, ये आप ईमेलें पढ़े, ये कोई साजिश में की बात नहीं कर रहे, कोई ढकी छुपी क्लियर ईमेल्स हैं। लोग किस तरह से आप इसमें बिजनेस डील्स करते हैं कि मैं इसको जानता हूं, तुम इससे मिल लो, तो तुम इससे जाके ये बात करो, वो तुम्हारा मसला वहां पे हल कर देगा, मैं हुकूमत के बंदे से बात करूंगा तो वो तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। इस तरह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना नीचे, वो इन लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो जेफरी एप्स्टीन जो सुबह बैठ के मंगोलिया के अंदर 3 ईमेलों से बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक आम इंसान नहीं है। उसके पीछे पूरी एक ताकत है। वो ताकत जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस की और इन बिलियनियर्स की ताकत है। जबरदस्त। जो तो इसको ना we'll pick it up sometimes next week, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह। ये सॉरी जो अगला हफ्ता आ रहा है इसमें हम पिकअप करेंगे। एंड आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू बिकॉज वकास आपने बहुत बड़ी क्लैरिटी से आज किया और बड़ा आप जो है ना you've got your head very clear, your eyes very clear, your thoughts very clear. कुछ मेरे और आपकी असेसमेंट और डिडक्शन में फर्क हो सकता है बट डायरेक्शनली we agree. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान ताला आपको एक ज़ुबान में रखे, आपके अहल को एक ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़े कि हम इन शिकंजों से जो आपने जिनका आपने जिक्र किया हम इनसे निकल सकें और पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी आज़ादी, एक अवाम की बनी हुई एक मंशा, अवाम की मंशा की बनी हुई हुकूमत आए और हम अपनी आज़ाद फैसले कर सकें। खान साहब, उनकी एहलिया, उनके साथ और बाकी जो हज़ारों सैकड़ों लोग कैद में, उनकी मुश्किलें आसान हों और जो इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब।